तो अभी हम बात करेंगे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि ट्रांसफार्मर है। मेरी जान, सबसे पहले इस टॉपिक को स्लो एंड स्टडी समझिएगा और नहीं समझ आती तो दोबारा फिर उसको एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। कोशिश ये होगी कि आपको इसमें कोई मसला ना रहे। सबसे पहले, व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं? ट्रांसफार्मर अ डिवाइस विच इज यूज्ड, एक ऐसी डिवाइस जिसका इस्तेमाल करते हैं टू ऑल्टर द लेवल ऑफ करंट और द वोल्टेज। करंट या वोल्टेज के लेवल को तब्दील करने के लिए मेरा मोबाइल फोन का चार्जर 5 वोल्ट पे चलता है, उसको 220 मिल रहे हैं, तो मैं 220 तो नहीं बल्कि उसको चेंज करके कहां पे लेके आऊंगा? 220 तक। इससे कैसे करते हैं, किस तरह करता है, वही हमने बात करनी है मेरा बेटा। अ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू ऑल्टर, तब्दील करने के लिए, टू ऑल्टर द लेवल ऑफ करंट और वोल्टेज। करंट और वोल्टेज के लेवल को तब्दील करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसे मेरा बेटा हम नाम देते हैं ट्रांसफार्मर का। अब सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, डायग्राम की तरफ, इक्वेशंस की डेरिवेशन पे जाने से पहले आप लोगों को यह चीज क्लियर कर दूं कि मेरी जान, ट्रांसफार्मर सिर्फ करंट और वोल्टेज के लेवल को चेंज करता है। ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करूं तो इसमें एनर्जी भी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है और पावर भी सेम रहती है। एक आइडियल ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ करंट और वोल्टेज को लेवल को चेंज करता है। और पहली बात तो ये कि आपके पास यहां पे सिर्फ और सिर्फ अगर लेवल तब्दील किया जा सकता है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट का लेवल तब्दील कर सकते हैं, जो कम है या ज्यादा है। बैटरी से आने वाले वोल्टेज, जिसे हम डीसी कहते हैं, ट्रांसफार्मर डीसी के लिए काम नहीं करता। ट्रांसफार्मर डीसी के लिए काम नहीं करता। ट्रांसफार्मर किसके लेवल को तब्दील करेगा? ऑल्टरनेटिंग करंट को। किसको तब्दील करेगा? ऑल्टरनेटिंग करंट को। अब मेरी जान, अगेन मैंने बता दिया कि इसमें आप बात करेंगे कि या तो करंट तब्दील हो रहा है या फिर आपके पास वोल्टेज तब्दील हो रहे हैं। ओनली इनका लेवल, इनकी वैल्यू कम या ज्यादा की जा सकती है। एक आइडियल ट्रांसफार्मर में एनर्जी सेम रहेगी, प्राइमरी कॉइल की भी, सेकेंडरी की। उसके बाद पावर, प्राइमरी और सेकेंडरी, उनकी दोनों की सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी भी दोनों की क्या रहेगी मेरा बेटा? सेम रहेगी। इस चीज का ख्याल रखिएगा कि ट्रांसफार्मर का काम सिर्फ और सिर्फ ऑल्टर द लेवल ऑफ वोल्टेज आर करंट, टू ऑल्टर द लेवल ऑफ वोल्टेज आर करंट, ऑल्टर द लेवल ऑफ वोल्टेज आर करंट। करंट और वोल्टेज के लेवल को तब्दील करने के लिए जिस डिवाइस, जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको मेरी जान हम नाम देते हैं ट्रांसफार्मर का। क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? ट्रांसफार्मर। ये तो इसका बेसिक। अब सबसे पहले कंस्ट्रक्शन पे आते हैं कि किस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है मेरा बेटा। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम एक सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड फ्रेम लेते हैं। मेरा बेटा लिख बाद में लीजिएगा, पहले समझ लें। सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड फ्रेम, सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड फ्रेम। सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड फ्रेम कुछ इस तरह का बना होगा। आपने भी अगर ट्रांसफार्मर छोटा सा देखा हो डिवाइसेस के अंदर, वो इस तरह के सॉफ्ट आयरन फ्रेम में बना होता है। इतना सा ट्रांसफार्मर आपके पास छोटी छोटी डिवाइसेस में भी लगे होते हैं। मेरे बच्चे, एक तरफ से हम उसको अटैच करते हैं प्राइमरी कॉइल के साथ और दूसरी तरफ से इसको अटैच करते हैं सेकेंडरी कॉइल के साथ। मेरी जान, यहां से हम प्रोवाइड करते हैं इनपुट वोल्टेज, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट,
एसी अप्लाई किया यहां से या वोल्टेज अप्लाई किए, मेरे बच्चे यहां पे जो वोल्टेज होंगे, ये कॉइल आपके पास कॉइल नंबर 1 है, इसको प्राइमरी कहते हैं, तो इसके वोल्टेज भी क्या कहलाएंगे? प्राइमरी वोल्टेज वीपी। और हमने जहां से आउटपुट लेनी है, मतलब हम वोल्टेज कम करना चाह रहे हैं या वोल्टेज ज्यादा करना चाह रहे हैं, तो वो हमें यहां से मिलेगी। यहां से वोल्टेज आ रहे हैं, इसको आपने कम करना है या ज्यादा करना है, वो कैसे करना है वो बात की बात है, बट वो वोल्टेज किससे लिए जाएंगे? सेकेंडरी कॉइल से। किससे लिए जाएंगे? सेकेंडरी कॉइल से। तो दूसरे के साथ हमने अटैच कर दी सेकेंडरी कॉइल। मैंने कहा था ना, म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना इस्तेमाल होगा किसके अंदर मेरा बेटा? ट्रांसफार्मर में। म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना इस्तेमाल होगा ट्रांसफार्मर में। सो मेरे बेटे, म्यूचुअल इंडक्शन वर्किंग प्रिंसिपल यूज किया जाएगा। इसको स्टॉप कर दे। ओके, तो हम बात कर रहे थे सेकेंडरी वोल्टेज की, मतलब दूसरी कॉइल से जो आपको वोल्टेज मिलेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट प्लीज, जो सेकेंडरी वोल्टेज मिलेंगे वो आपके आउटपुट वोल्टेज होंगे। एक कॉइल इधर लगाई, दूसरी कॉइल इधर लगाई। म्यूचुअल इंडक्शन ये कहती थी, पहली कॉइल में जब करंट तब्दील होता है, करंट तब्दील होता है, तो आपके पास ये फिनोमेना आपने पढ़ा था कि इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एम डेल आई पी ओवर डेल टी। यही था मेरा बेटा आपके पास, यही था ना भाईजान? ठीक है, ओके। प्राइमरी कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा, उसकी वजह से नियर बाय कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी। इसे क्या कहते थे? म्यूचुअल इंडक्शन। आपके ट्रांसफार्मर की वर्किंग भी इसी प्रिंसिपल पे है। अब मैं डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के साथ साथ ये चीज भी क्लियर करता जाऊं कि मैंने सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड फ्रेम, लेमिनेशन का, आयरन का मतलब तो हमें पता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को कंसंट्रेट करने के लिए लेते हैं, लेकिन आपने लेमिनेशन क्यों की? लेमिनेशन करने की रीजन ये थी कि इन दोनों कॉइल में किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ना हो। आप हमारी घरों की वायर्स के ऊपर लेमिनेशन होती है, वायर के ऊपर, उसको आप हाथ लगाओ आपको करंट नहीं लगता क्योंकि लेमिनेटेड है। इंसुलेटर यूज किया गया है, इंसुलेशन यूज की गई है, तो लेमिनेशन करने से इन दोनों का आपस में किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। बट इफ दे हैव एनी कनेक्शन, वो मैग्नेटिक है कि इसमें फ्लक्स के चेंज की वजह से, इसमें जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी रीजन है चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल। और प्राइमरी कॉइल में जब करंट तब्दील होता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपके पास फ्लक्स चेंज होता है। और जब फ्लक्स चेंज होता है तो वो क्या इंड्यूस करता है? ईएमएफ। चलिए मेरी जान, ये तो सारी बातें हमारी होगी, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी देख लिया। आज हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की, ट्रांसफार्मर की रेशो को, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, जिसकी मदद से हम बनाएंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जब मुझे बाद वाले वोल्टेज 5 वोल्टेज चाहिए अपने मोबाइल फोन के लिए, तो मुझे ट्रांसफार्मर के को स्टेप डाउन करना है, मतलब बाद में मिलने वाले वोल्टेज को कम करना है। लेकिन अगर मुझे वोल्टेज ज्यादा चाहिए, जैसे कि डैम के पास जो पावर हाउस है उसकी वैल्यू बढ़ानी चाहिए हमें, क्योंकि पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को देना है, तो मेरे भाई पूरे पाकिस्तान को जो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाकर देनी होगी ना, तभी जाके वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो वहां पे यूज किया जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को बढ़ा दे। और जब घरों में कमर्शियल यूज की बात करते हैं, वो ट्रांसफार्मर वैल्यू को क्या करते हैं? कम करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हमें आउटपुट चाहिए, हमें क्या मिल रहा है? हमें जो मिलेगा अगर कम है तो स्टेप डाउन है, ज्यादा है तो स्टेप अप है। ये डिफरेंस तो क्लियर हो गया। अब इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या चीज होती है, जरा वो ध्यान से देखिएगा। रेशो आपके पास दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन भी होता है, ठीक है मेरा बेटे। सबसे पहले आप ये बताएं कि प्राइमरी कॉइल में जो करंट चेंज हुआ Vp, इसको मैं लिख सकता हूं -n, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, -n डेल फाई ओवर डेल टी, -n
डेल फाई ओवर डेल टी। बेटा लिखा जा सकता है ऐसे भाई, अगर प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है, प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है तो उसकी रीजन क्या है? क्योंकि उसमें करंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जब उसमें करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से उसमें क्या इंड्यूस होगी? ईएमएफ। मैंने उसको वोल्टेज कह दिया, प्राइमरी वोल्टेज। अब मुझे ये बताओ, ये तो वोल्टेज थे आपके पास जो अपलाइड, सुनो सेल्फ भी आएगी ना, सेल्फ की वजह से तो साइन नेगेटिव लिखा हुआ है कि जो अब करंट पैदा होगा, करंट की तब्दीली की वजह से अब जो इंड्यूस करंट पैदा होगा वो इसको क्या करेगा? कम करने की कोशिश करेगा। इसको क्या करेगा? कम करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब अगर मैं इसको आइडियल मान लूं कि इसको बैक ईएमएफ या इंड्यूस ईएमएफ कोई फर्क नहीं दे रहा, ऐसा कब हो सकता है? अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास इस कॉइल की जो रेजिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 0 है। इस कॉइल की जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास क्या आ रही है मेरा बेटा? 0 है। तो फिर अप्लाइड वोल्टेज और बैक ईएमएफ के वोल्टेज दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। ये तो बैक ईएमएफ वोल्टेज है ना, फ्लक्स के चेंज की वजह से पैदा हुई, और ये वोल्टेज कौन से थे? जो आप अप्लाई कर रहे थे। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। उससे पहले दरमियान में साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव का। नेगेटिव का साइन इंडिकेट क्या कर रहा है? कि ये जो ईएमएफ है ये इसको क्या करेगी? अपोज करेगी। मैंने कहा अगर रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल मतलब कोई रुकावट ही नहीं है तो फिर अप्लाइड और बैक दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो माइनस का साइन फिर क्या हो जाएगा? खत्म। माइनस का साइन क्या हो जाएगा? खत्म। तो वीपी किसके इक्वल आ जाएगा? एन पी डेल फाई ओवर डेल टी। ये हमने किसके लिए निकाल लिया? फॉर प्राइमरी कॉइल। किसके लिए निकाल लिया मेरा बेटा? फॉर प्राइमरी कॉइल। यहां तक क्लियर है? ओके, अब जरा गौर कीजिएगा, ब्लैक मार्कर यूज कर लेते हैं। अब मेरे बच्चे, अगर मैं सेकेंडरी के लिए यही इक्वेशन लिखना चाहूं तो फर्क तो कुछ नहीं आएगा। फॉर सेकेंडरी कॉइल उसके लिए भी सेम शर्तें। मैं एक आइडियल ट्रांसफार्मर की इक्वेशन बना रहा हूं कि जिसमें जितने वोल्टेज दिए उतने ही मिल रहे हैं। ऐसी है, जितना अप्लाइड वोल्टेज उतना ही क्या है? बैक ईएमएफ। जितना अप्लाइड है उतना ही क्या है? बैक ईएमएफ। जितना मैं अप्लाई कर रहा हूं उतना ही पैदा हो रहा है। दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। उसके लिए कॉइल की रेजिस्टेंस को अप्रोक्सीमेटली क्या होना चाहिए? 0। अब सेकेंडरी के लिए वीपी की जगह पे क्या आ जाएगा? वीएस। एनपी की जगह पे क्या आ जाएगा? एनएस। फ्लक्स का चेंज तो दोनों में क्या आएगा? सेम। अब इसके लिए मैं एक छोटी सी लाइन भी लिखता हूं। फ्लक्स पर यूनिट टर्न, फ्लक्स पर यूनिट टर्न रिमेन्स कांस्टेंट। एक टर्न पे कितना फ्लक्स आ रहा है वो दोनों में क्या रहता है? सेम। एक टर्न पे कितना फ्लक्स का चेंज आ रहा है वो क्या रहता है? कांस्टेंट। फ्लक्स पर यूनिट टर्न्स रिमेन कांस्टेंट। मैं ये लिख सकता हूं, फ्लक्स पर यूनिट टर्न्स रिमेन कांस्टेंट। एक टर्न के अराउंड जो फ्लक्स का चेंज है वो क्या रहता है? एक जैसा रहता है। अब मेरे बच्चे, अगर ये एक जैसा रहता है, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। प्राइमरी कॉइल को कैसे नाम दे? यहां पे लिख लें 1, और ये क्या है? इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे बच्चे, मैंने कहा था मुझे रेशो निकालनी है। रेशो के लिए दोनों में क्या करना पड़ता है? कंपैरिजन। मैं सेकेंडरी को, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए आउटपुट को किस पे डिवाइड करेंगे? इनपुट पे। मेरे पास जो वोल्टेज आ रहे हैं और पहले कितने वोल्टेज थे, दोनों में कितना फर्क है, ये फर्क निकालने के लिए क्या लेनी पड़ेगी? रेशो। भाई मेरा ट्रांसफार्मर स्टेप अप तब होगा जब सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होंगे, मेरा ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन तब होगा जब सेकेंडरी वोल्टेज कम होंगे। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे कब पता चलेगी? जब मैं इन दोनों के दरमियान फर्क निकालूंगा, इन दोनों के दरमियान रेशो निकालूंगा, इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा कि मेरे पास कितने वोल्टेज हैं और प्रोवाइडेड कितने थे। दोनों के दरमियान रेशो लेने के लिए आप करें डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। वीएस को किस पे डिवाइड कर दिया? वीपी पे। जरा लिखें, एन एस डेल फाई ओवर डेल टी, एन पी डेल फाई
ओवर डेल टी। ये फैक्टर तो क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा आपके पास, वी एस ओवर वी पी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ टर्न्स एन एस ओवर एन पी। अब यहां से मैं रिजल्ट डिराइव करूंगा कि ट्रांसफार्मर को अगर स्टेप अप करना है तो क्या चेंज लाना पड़ेगा, अगर ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन करना है तो क्या चेंज लाना पड़ेगा। आप खुद बताएं, सेकेंडरी के वोल्टेज सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहे हैं डायरेक्टली, प्राइमरी के वोल्टेज प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहे हैं डायरेक्टली, इनवर्स तो नहीं है। मतलब कि सेकेंडरी की अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे बढ़ा दूंगा तो इसके वोल्टेज भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और अगर इसके मैं नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दूंगा तो सेकेंडरी के वोल्टेज भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब मुझे खुद बताओ, क्या यहां पे ये बात लिखी जा सकती है कि ऐसा हो कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से ग्रेटर होंगे, या फिर ये कहो कि वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल अगर ग्रेटर होगा वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल से, तो आपके पास कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर है मेरे बेटा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसने कम वोल्टेज को क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। अगेन सेकेंडरी का मतलब जहां से आपको वोल्टेज मिल रहे हैं, जो आउटपुट है। भाई अगर इसको ज्यादा कर दूंगा तो इसका मतलब यहां पे वोल्टेज भी मुझे क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। इसको कम कर दूंगा मतलब कि वोल्टेज भी मुझे क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। क्लियर हो गया। अब इसका उलट क्या होगा, अगर नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स को मैं कर दूं, कम कर दूं और वोल्टेज भी कम हो जाएंगे, तो ये ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बाहर रोड्स पे या घरों के अंदर जितनी डिवाइसेस हैं, जितने भी ट्रांसफार्मर हैं, ये सारे स्टेप डाउन होते हैं। मेन पावर हाउस में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं, स्टेप अप, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। हमारे कमर्शियल यूज में 220 इनफ होता है। तो ये भी जैसे कि पावर हाउस में हर ग्रिड स्टेशन में वोल्टेज आए, उन्होंने मजीद स्टेप डाउन होके डोमेस्टिक यूज पे जाना है और 220 देना है, तो वहां पे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं बाहर, जो वोल्टेज को डिवाइड करके 220 तक लाके हर घर तक वायर जा रही होती है। अब मेरे बच्चे, स्टेप अप और स्टेप डाउन क्लियर है। ओके, मैंने कहा था, मैंने ये जो इक्वेशन बनाई है ना, ये जो रेशो बनाई है, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। क्या कहते हैं मेरा बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। क्या कहते हैं मेरा बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। अच्छा मेरे बेटे, एक आइडियल ट्रांसफार्मर में, एक आइडियल ट्रांसफार्मर की खूबी ये है कि जितनी उसकी पावर इनपुट में थी उतनी उसकी पावर आउटपुट में है। दोनों की पावर भी क्या होती है, सेम होती है। मैंने खुद कहा था, इन सेकेंडरी की पावर और प्राइमरी की पावर दोनों की क्या होती है, सेम। एनर्जी भी क्या होती है, सेम। फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, सेम। अगर कोई चीज तब्दील होती है तो वो किसका लेवल तब्दील होता है, वोल्टेज का या फिर करंट का, वोल्टेज का या फिर करंट का। इसके अलावा किसी और चीज का लेवल तब्दील नहीं होता। तो मैं ये कह सकता हूं, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, एक आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, या फिर प्राइमरी की पावर किसके इक्वल आ जाएगी मेरा बेटा, सेकेंडरी की पावर। पी का फॉर्मूला आप लोगों ने सब पढ़ा ही होगा, वी आई के इक्वल होता है। ऐसे ही है, पी किसके इक्वल होता है मेरा बेटा, वी आई के। अब मेरे बच्चे, मैं लिख सकता हूं वी पी आई पी, वी पी आई पी प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए लिखना होगा वी एस आई एस। अब आप यहां पे वोल्टेज के लिहाज से करंट की रेशो भी निकाल सकते हैं, जिस तरह नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो निकाली थी, वोल्टेज की नंबर ऑफ टर्न्स के साथ रेशो निकाली थी ना, इसी तरह वोल्टेज की रेशो किसके साथ आ सकती है, करंट के साथ। वी एस की रेशो, वी एस इधर है, इधर वी पी लेके आए, आई एस इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा, डिवाइड। अब थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है आपको, यहां पे कौन सा रिलेशन आ गया, इनवर्स। यहां पे कौन सा रिलेशन था, डायरेक्ट। इसका मतलब यह हुआ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में अगर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट क्या होगा, कम। करंट क्या होगा, कम। और स्टेप डाउन में अगर वोल्टेज कम है तो उसका करंट क्या होगा, ज्यादा। उसका करंट क्या होगा, ज्यादा। यह फर्क समझ में आ गया। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में अगर वोल्टेज ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होने से, तो भाई वोल्टेज क्या सेकेंडरी का
इनवर्स रिलेशन है तो वहां पे करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और अगर आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में बाद में मिलने वाले वोल्टेज कम है तो वहां पे करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ये क्लियर हो गया। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहां कहां पे इस्तेमाल होते हैं, क्लियर हो गया। अच्छा मेरे बेटे, ये तो मैंने बात की एक आइडियल ट्रांसफार्मर की। प्रैक्टिकली क्या होता है, हकीकत में क्या होता है? हकीकत में हमें नुकसानात का सामना करना पड़ता है, लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं मेरा बेटा, लॉसेस होते हैं। किसकी वजह से? भाई मैं आइडियल में तो कह सकता हूं कि बैक ईएमएफ पैदा नहीं होती, लेकिन होती तो है, प्रैक्टिकली तो होती है। ट्रांसफार्मर हीटअप भी होते हैं, ट्रांसफार्मर धमाका भी कर देते हैं जब बहुत ज्यादा लोड पड़ता है उसके ऊपर। और कहां से ज्यादा उसे लेंगे तो लोड पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा लोग गर्मियों के अंदर एसी का यूज करना शुरू कर देते हैं तो मोस्टली लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और खराब होने की रीजन क्या है? जब उस पर लोड ज्यादा आएगा वो हीटअप होगा, और हीटअप होने से बैक ईएमएफ इतनी ज्यादा होगी कि उसकी एफिशिएंसी को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। अब मेरी जान, दो तरह के लॉसेस होते हैं हमारे पास। अब देखो मेरा बेटा, यही आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, दो तरह के लॉसेस, दो तरह के नुकसानात। एक को कहते हैं एडी करंट्स और दूसरे को कहते हैं हिस्टेरेसिस। एक इलेक्ट्रिक लॉस होता है और एक मैग्नेटिक लॉस होता है। एक इलेक्ट्रिक लॉस होता है और दूसरा मैग्नेटिक लॉस होता है। अगेन सुन लो, दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक इलेक्ट्रिक और दूसरा मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक लॉस, क्योंकि दोनों तरह का फील्ड मौजूद है यहां पे, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। और दूसरा लॉस मेरे पास क्या है मेरा बेटा, मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक लॉस को कहते हैं एडी करंट्स। इलेक्ट्रिक लॉस को कहते हैं मेरा बेटा एडी करंट। अब मैं खुद छोटे से समाल से या फिर बड़े ही सादा लफ्जों में इसको एक्सप्लेन करूं तो इंड्यूस करंट जो आपके पास बैक ईएमएफ का पैदा होता है, जो अकॉर्डिंग टू द लेंजिस लॉ उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। उस करंट को क्या नाम देते हैं, एडी करंट। उस करंट को क्या नाम देते हैं, एडी करंट। और ये क्यों पैदा हो रहा है मेरा बेटा, ड्यू टू ऑपोजिशन। और ये हमें किसने बताई, लेंजिस लॉ ने। मेरे बेटे खुद बताओ, जब इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो सेल्फ इंडक्शन कहती है कि इसमें भी क्या इंड्यूस होगी, ईएमएफ। और इस ईएमएफ की वजह से इसमें भी क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। और हमने कहा कि लेंजिस कहता है कि जो करंट पैदा होता है वो अपने कॉज को हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। जब ये अपोज करेगा तो इसकी एफिशिएंसी को कम करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज करेगा ना, इफेक्ट करेगा। तो जहरी सी बात है, जब ये नुकसान, ये चीज का हमें सामना करना पड़ेगा तो हमारे पास तो प्रॉब्लम आ गई। तो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। खत्म नहीं कर सकते आप, मिनिमाइज कर सकते हैं। खत्म नहीं कर सकते बल्कि क्या कर सकते हैं मेरा बेटा, मिनिमाइज कर सकते हैं। इस मिनिमाइज करने के लिए करते क्या हो, आप इस आयरन फ्रेम को छोटे छोटे स्लाइसिस में ले आते हो, जिस तरह टुकड़े नहीं कर दिए जाते, और हर टुकड़े को अलग अलग से लेमिनेट किया जाता है ताकि जो लॉस है वो कम से कम हो। स्लाइसिस में टुकड़े में तब्दील करने के बाद हर एक को क्या कर दिया, लेमिनेट, ताकि एक का लॉस दूसरे की तरफ ना जाए, ताकि हम कम से कम इंड्यूस करंट की वजह से नुकसान से बच सकें। मैंने एडी करंट को एक्सप्लेन कर दिया। किसे कहते हैं एडी करंट, किसे कहते हैं मेरा बेटा, ड्यू टू लेंजिस लॉ इंड्यूस करंट जो हमारे पास पैदा होता है एक सेल्फ इंडक्शन के फिनोमेने की वजह से, उस इंड्यूस करंट को क्या कहते हैं मेरा बेटा, एडी करंट। जब वो उसको अपोज करेगा, जहरी सी बात है, वो आपके इनपुट वोल्टेज को भी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इसे कहते हैं मेरा बेटा एडी करंट्स। वो इधर भी है और इधर भी है, दोनों केसेस में होगा। जहां जहां पे इंड्यूस ईएमएफ होगी वहां पे इंड्यूस करंट होगा और वो वोल्टेज को कम करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब जब वो वोल्टेज को कम करने की कोशिश करेगा, ना हमारे प्रोवाइडेड वोल्टेज पूरे आगे जाएंगे और ना ही हमें जो आउटपुट में वोल्टेज हैं वो पूरे मिलेंगे। तो हमें इस लॉस को क्या करना है मेरा बेटा, खत्म करना है। हिस्टैरिसीस लॉ चैप्टर नंबर 17 में मोस्टली पढ़ा जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि हिस्टैरिसीस लॉ होता क्या है। मेरे बेटे, जब बार बार फ्लक्स चेंज हो रहा है, जैसे मेरे पास एक कील है, उस कील के अराउंड में ये कंडक्टर है ना, इस कील में मैं करंट पास करवाता हूं तो इसकी सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। और जब करंट पास नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। करंट कम ज्यादा हो रहा है, इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है, कम ज्यादा। कभी ये मैग्नेटाइज्ड हो रहा है और कभी ये डीमैग्नेटाइज्ड हो रहा है। करंट में चेंज की वजह से कभी ये क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत बढ़ जाता है, और कभी मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत कम हो जाता है। तो उस वजह से इसकी एनर्जी कम हो जाती है, इस वजह से इसकी एनर्जी क्या हो जाती है मेरा बेटा, कम। देखो, आपका सारा
काम, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, आइडियल केस लूंगा तो सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, लेकिन अगर हवा भी एक्ट करेगी तो मुझे इसके खिलाफ भी रेजिस्टेंस वर्क करना पड़ेगा। अगर हवा भी इस पे एक्ट करेगी तो मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में बदलने के लिए इस रेजिस्टेंस के खिलाफ भी क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मेरी एनर्जी, मेरे वोल्टेज इस कंडक्टर को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने में ही इस्तेमाल होंगे तो मुझे आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। अगेन बताता हूं, इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। एक कोर में, एक कंडक्टर में जब करंट पास होता है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप कह रहे हो करंट तब्दील हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है, तब्दील हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा और कभी है ही नहीं। तो इसका मतलब है आपका मटेरियल कभी क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज, और अभी क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइज। आपके वोल्टेज किस काम में लगे हैं, मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में और डीमैग्नेटाइज करने में। मतलब आपकी कुछ एनर्जी वहां पे भी इस्तेमाल हो रही है। हमें तो क्या चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट, कि हमारी एनर्जी किस काम के लिए इस्तेमाल की जा रही है, हमें सिर्फ वही मिले। तो हमें इस लॉस से भी बचना है। अगेन समझ नहीं आई मेरा बेटा, मेरे बेटे, आपके पास जब इस कॉइल में करंट पास होगा, इस कॉइल में करंट पास होगा तो जहरी सी बात है इसकी सराउंडिंग में क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैग्नेटाइज कर देगा। मैग्नेटाइज का मतलब यहां पे क्या बना देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब करंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होगा। ये बात समझ में आती है। जब करंट तब्दील होगा, कभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है और कभी इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, कभी ये मैग्नेटाइज और कभी ये डीमैग्नेटाइज है। तो आपकी एनर्जी एक नए काम में लग गई, मैग्नेटाइजेशन में और डीमैग्नेटाइजेशन में। आप क्या काम कर रहे हो, वोल्टेज को कम कर रहे हो या वोल्टेज को ज्यादा कर रहे हो। आप प्रोवाइड तो एनर्जी कर रहे हो ना, इसको ईएमएफ ही दे रहे हो ना। क्या दे रहे हो मेरा बेटा, ईएमएफ ही प्रोवाइड कर रहे हो। तो आपकी ईएमएफ यूटिलाइज हो रही है इस रुकावट के खिलाफ भी। तो आपकी ईएमएफ जब रुकावट के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो कम हो जाएगी। प्रैक्टिकली यही लॉसेस होते हैं ना। प्रैक्टिकली जितनी पावर दो उतनी तो नहीं मिलेगी, जितने वोल्टेज चाहते हैं उतने तो नहीं मिलेंगे, कम भी होंगे और ज्यादा भी होंगे। और ये कम होने की वजह से क्या है, दो नुकसानात। एक नुकसान क्या, इलेक्ट्रिक, और दूसरा क्या, मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक नुकसान क्या है कि इंड्यूस करंट उसको कम कर देगा। वो समझ तो सबको आ जाती है, क्योंकि उस फिनोमेना को इससे पहले हम बैक ईएमएफ में डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि वो हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर 120 है तो उसको वो 110 करने की कोशिश करेगा, 100 करने की कोशिश करेगा। दूसरा काम क्या आ गया, हिस्टैरिसीस लॉ का। मैंने कहा कंप्लीट डिटेल हम चैप्टर 17 में पढ़ेंगे। सिर्फ छोटी सी बात बताना चाह रहा था कि जब करंट एक कंडक्टर में से गुजरता है, बार बार मैग्नेटाइज होगा, बार बार डीमैग्नेटाइज होगा, तो हमारी कुछ एनर्जी एक नए काम में लगी, मैग्नेटाइजेशन में और डीमैग्नेटाइजेशन में। कुछ एनर्जी तो इस्तेमाल हुई वहां पे। ये जो कुछ एनर्जी इस्तेमाल हुई उसने हमारी टोटल वैल्यू को कम कर दिया। इसलिए इसे क्या कहते हैं मेरा बेटा, लॉस। इसे क्या कहते हैं, लॉस। और मैग्नेटिक लॉस को क्या नाम दिया जाता है, हिस्टैरिसीस लॉस का। क्या नाम दिया जाता है, हिस्टैरिसीस लॉस का। यहां तक था मेरा बेटा हमारा ये चैप्टर, आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं लिख देता हूं हिस्टैरिसीस लॉस, और इसकी कंप्लीट डिटेल हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 17 में सॉलिड्स को डिस्कस करते हुए तब करेंगे। अभी सिर्फ इतना बताना था कि जब मटेरियल मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है तो हमारी एनर्जी कुछ कंजम्पशन में इस्तेमाल हो जाती है, इसकी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में। तो यहाँ पे जो हमारी एनर्जी ज़ाया हो रही है, उस ज़ाया एनर्जी को हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी एनर्जी ज़ाया कर रहा है, या मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन जो हमारी एनर्जी ज़ाया कर रही है, उसे हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। इंड्यूस करंट की वजह से हमें जिस रुकावट का सामना करना पड़ता है उसको हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर इसको कम करना हो तो क्या करेंगे। तो मैंने यहाँ बताया आप स्लाइसिस बना दें, और यहाँ पे हिस्टैरिसीस लॉस को जब कम करना हो तो मेरा बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन सॉफ्ट आयरन मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट का। हार्ड मटेरियल ज्यादा मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड होता है। हार्ड मटेरियल जैसे कि स्टील है, वो ज्यादा एनर्जी जाया करेगा एज कंपेयर टू द सॉफ्ट आयरन। स्टील क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी जाया करेगा मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में एज कंपेयर टू दी सॉफ्ट आयरन। तो मेरे बेटे अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अगेन इसके बारे में कोई क्वेश्चन है अगर कहते हैं मैं रिपीट कर दूं एक दफ़ा। जी मेरे बेटे, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का काम है यहाँ से आने वाले वोल्टेज को कम करना या ज़्यादा करना। हमारे मोबाइल फ़ोन चार्जर 5 वोल्ट पे चलते हैं, लेकिन वायर में 220 आ रहे हैं, हमें 5 चाहिए।
अगर डायरेक्ट 220 दोगे तो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, ख़राब। तो हमें करना होता है स्टेप डाउन। उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, ट्रांसफार्मर। ये सिर्फ करंट और वोल्टेज के लेवल को क्या करता है मेरा बेटा, चेंज करता है। करंट और वोल्टेज के लेवल को चेंज करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन है, एक सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड फ्रेम लेते हैं। लेमिनेशन इसलिए करते हैं कि इन दो कॉइल का आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ना हो, सिर्फ और सिर्फ अगर कनेक्शन है तो वो मैग्नेटिक, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसफर हो रहा है, जो कि म्यूचुअल इंडक्शन में था। जी बोले, मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, मैग्नेट का किससे क्या लेना देना है, मैग्नेटिक फील्ड में तो कोई किसी किस्म, आप एक वायर में कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है, उस करंट तो पास हो रहा है ना, उसके अंदर करंट तो नहीं ना खत्म कर सकते आप सिर्फ इन दोनों का आपस में फिजिकली कोई कॉन्टेक्ट से बचाने के लिए, क्योंकि आयरन है, आयरन से करंट पास हो सकता है, आपने उसके ऊपर क्या यूज कर ली, लेमिनेशन। ठीक है, इनको नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से बचाने के लिए हम लेमिनेट करते हैं, लेकिन अगर इनका आपस में ताल्लुक है तो मैग्नेटिकली है। ये अपना फ्लक्स किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको। मैंने कभी कहा कि आप एक कंडक्टर इंसुलेटर ले लें और मैग्नेट के सामने रखें तो वो मैग्नेट आगे दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ऐसा कभी हो सकता है? अब मेरी जान, यहाँ पे फिनोमेना क्या था, ये एक कॉइल में करंट तब्दील हो, दूसरे में पैदा हो म्यूचुअल इंडक्शन का, वही इस्तेमाल किया। मैंने कहा अप्लाइड वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों बराबर हो जाएं तो नेगेटिव का साइन भी खत्म हो गया। वो तब क्या हो सकता है, जब कॉइल हम उस कॉइल की जो रेजिस्टेंस है वो क्या रखेंगे, अप्रोक्सीमेट जीरो रखेंगे। जब वो जीरो रखेंगे तो हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज और इसके दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। जब बराबर हो जाएंगे तो मेरा बेटा हमने इन दोनों का कंपैरिजन किया, अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे तो VS ज़्यादा होगा तो स्टेप अप है, VS कम होगा तो स्टेप डाउन है। फिर उसका करंट के साथ देखा कि आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल। ये था एक आइडियल की बात। डेली लाइफ में जब हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं हमें दो नुकसानात का भी सामना करना पड़ता है, दो चीज़ों को भी ओवरकम करना पड़ता है, एक इलेक्ट्रिक है और दूसरा मैग्नेटिक है, क्योंकि दोनों फील्ड मौजूद हैं। इलेक्ट्रिक नुकसान ये है कि यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होता है वो हमारे वोल्टेज को या करंट को क्या करेगा, कम करेगा, उसे कहते हैं एडी करंट। और जो करंट, जो भी मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट हमारा जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है इसको मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में वो भी ज़ाया हो रही है, उसे कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। सो विश यू गुड लक। अगेन कोई क्वेश्चन हो तो इसको दोबारा से सुन लीजिएगा, दोबारा से गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं रहेगा। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिए और अगर तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो MM नज़ीर चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।